नमस्कार। खबरों में ईडी का नाम तो आजकल खूब सुनने को मिलता है ना? पर यह प्रवर्तन निदेशालय मतलब ईडी आखिर है क्या और ये करती क्या है? चलिए आज इसी को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। इसे भारत की सबसे शक्तिशाली एजेंसियों में से एक माना जाता है, लेकिन सवाल तो वही है, इसका असली काम क्या है? मतलब ये एजेंसी करती क्या है? आइए पता लगाते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ईडी को भारत का फाइनेंशियल वॉचडॉग यानी कि वित्तीय प्रहरी क्यों कहा जाता है। देखिए, प्रवर्तन निदेशालय या ईडी सीधे सीधे वित्त मंत्रालय के अंडर आता है और इसका मेन काम है बड़े बड़े आर्थिक अपराधों की जांच करना, जैसे कि मनी लॉन्ड्रिंग मतलब काले धन को सफेद करना और विदेशी मुद्रा कानूनों का उल्लंघन। अच्छा, कुछ जरूरी बातें जान लेते हैं इसके बारे में। इसकी शुरुआत हुई थी 1956 में। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और ये वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के कंट्रोल में काम करता है। और इसे जो हेड करते हैं वो डायरेक्टर होते हैं, जिनकी रैंक भारत सरकार के एडिशनल सेक्रेटरी के बराबर होती है। अब बात करते हैं ईडी के कानूनी शस्त्रागार की। मतलब वो कौन से कानून हैं जो ईडी को इतनी ताकत देते हैं? और इसमें सबसे बड़ा और सबसे अहम हथियार है पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। ये ईडी का मुख्य क्रिमिनल लॉ है जो उसे मनी लॉन्ड्रिंग रोकने और उस अपराध से बनाई गई प्रॉपर्टी को जब्त करने का जबरदस्त अधिकार देता है। इसके बाद आता है फेमा यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। ये कानून ईडी को विदेशी मुद्रा से जुड़े मामलों की जांच करने और जुर्माना लगाने का अधिकार देता है। पर एक बात ध्यान देने वाली है, ये एक सिविल कानून है, मतलब इसमें आमतौर पर जुर्माना लगता है, जेल नहीं। फिर आता है FEOA यानी फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018। ये काफी नया कानून है जो ईडी को उन आर्थिक अपराधियों की संपत्ति कुर्क करने और जब्त करने की पावर देता है जो देश छोड़कर भाग गए हैं। और आखिर में है COFEOSA 1974। इस कानून के तहत अगर विदेशी मुद्रा का कोई बहुत बड़ा उल्लंघन हुआ हो तो ईडी प्रिवेंटिव डिटेंशन की सिफारिश कर सकती है, मतलब कि अपराध को होने से रोकने के लिए ही किसी को हिरासत में लिया जा सकता है। जाहिर है, जहां इतनी सारी शक्तियां हों वहां कुछ विवाद और चुनौतियां भी जरूर होती हैं। तो चलिए अब सिक्के के दूसरे पहलू पर भी एक नजर डालते हैं। यहाँ ईडी की शक्तियों और उन पर उठने वाले सवालों का एक बहुत दिलचस्प ब्यौरा है। पीएमएलए के तहत ईडी बिना एफआईआर के भी गिरफ्तार कर सकती है, जांच के दौरान ही संपत्ति को अटैच कर सकती है और तो और इसमें खुद को बेगुनाह साबित करने का बोझ आरोपी पर होता है। इन्हीं शक्तियों को लेकर अक्सर ये आरोप लगते हैं कि इनसे निष्पक्ष कानूनी प्रक्रिया को खतरा है और इनका राजनीतिक इस्तेमाल भी हो सकता है। बात सिर्फ आरोपों तक ही सीमित नहीं है। खुद सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार ईडी की आलोचना की है। कोर्ट का कहना है कि एजेंसी कभी-कभी अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम करती है, जिससे हमारे देश के संघीय ढांचे का उल्लंघन हो सकता है। और हाँ, एजेंसी की आज़ादी को लेकर भी अक्सर चिंताएं जताई जाती हैं। कई बार ये आरोप लगे हैं कि एजेंसी पर राजनीतिक प्रभाव है और वो पक्षपातपूर्ण तरीके से काम करती है, जिससे इसकी निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं। और अब ये आंकड़ा ये सचमुच चौंकाने वाला है। 2011 से लेकर आज तक ईडी में मंजूर किए गए स्टाफ की संख्या में 0, जी हां 0 की बढ़ोतरी हुई है। और ये तब है जब FEOA जैसे नए कानून आने से इसका काम पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया है। अब बात करते हैं आज के दौर के अपराधों की। टेक्नोलॉजी के साथ साथ अपराध के तरीके भी बदल गए हैं, जो ईडी के लिए बिल्कुल नई चुनौतियां लेकर आए हैं। आज की डिजिटल दुनिया में पिग बुचरिंग और फैंटम हैकिंग जैसे साइबर और क्रिप्टो फ्रॉड बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। इसके अलावा FATF, जो मनी लॉन्ड्रिंग पर नजर रखने वाली एक ग्लोबल संस्था है, उसने भी भारत के सिस्टम में कुछ कमियों की तरफ इशारा किया है, जैसे कीमती धातुओं के डीलरों द्वारा कैश लेन देन पर ठीक से नजर नहीं रखना। तो सवाल यह उठता है कि इन सारी चुनौतियों से निपटने और ईडी को और बेहतर बनाने के लिए क्या किया जा सकता है। चलिए कुछ सुझावों पर नजर डालते हैं। तो आगे का रास्ता क्या हो सकता है? एक्सपर्ट्स कुछ सुझाव देते हैं। पहला, पक्षपात के आरोपों से बचने के लिए तय प्रक्रियाओं का सख्ती से पालन किया जाए। दूसरा, सजा दिलाने की दर को बढ़ाने के लिए खुफिया जानकारी के आधार पर जांच को प्राथमिकता दी जाए। तीसरा, FATF की सिफारिशों के मुताबिक स्टाफ और एक्सपर्ट्स बढ़ाए जाएं। चौथा, संदिग्ध फाइनेंशियल पैटर्न को पकड़ने के लिए AI जैसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो। और आखिर में दूसरी जांच एजेंसियों के साथ तालमेल को और बेहतर बनाया जाए।
और अंत में ये सारी बातें हमें एक बहुत ही बड़े और अहम सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। कोई भी देश ये कैसे पक्का करे कि उसका फाइनेंशियल वॉचडॉग शक्तिशाली तो हो, लेकिन साथ ही साथ निष्पक्ष और स्वतंत्र भी रहे। शायद इसी संतुलन को साधना ही सबसे बड़ी चुनौती है।